हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 18 इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, राजस्थान बोर्ड की साइंस चल रही है, इंग्लिश मीडियम की, ठीक है। और आज जो है अब नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 का, फैसेट्स ऑफ साइंस। फैसेट्स का मतलब पहलू, साइंस के कितने पहलू होते हैं। पहली बात तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडियन साइंटिस्ट की बायोग्राफी। अब देखो, इंडिया के जो महान महान साइंटिस्ट हुए हैं पहले के ज़माने में, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको भी हम क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट ही बोलते हैं। क्योंकि वो भी क्या करते थे, साइंस के फील्ड में उन्होंने भी बहुत सारे क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं। और बहुत बड़ा उनका क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अचीव की हैं जो हमारे लिए आज भी बहुत ही ज़्यादा काम की हैं, ठीक है। तो हम एंशियंट से लेके मॉडर्न जितने भी एंशियंट साइंटिस्ट हैं जो अपनी बुक में दे रखे हैं, सबकी बायोग्राफी को कवर करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या क्या किया और हमारे भारत देश के लिए, हमारे लिए क्या क्या किया, क्या क्या अचीवमेंट है उनके, उन सब चीज़ों के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं कि जीरो, ये है जीरो। तो ध्यान देना, हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे चलते चले आओ। तो ये जो जीरो की खोज किसने की थी, ये ध्यान रखना। हाँ, ये जो नंबर सिस्टम है इसमें जीरो की खोज भारतीयों ने की थी। किसने की थी? इंडियंस ने की थी। और इंडियंस में हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। और इनके ही नाम पर, ध्यान देना, आर्यभट्ट के नाम पर ही हमारा भारत का जो सबसे पहला सैटेलाइट था उसका नाम भी क्या रखा गया था? आर्यभट्ट रखा गया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो जीरो वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया एंड ट्रेवल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ध्यान देना, जीरो की जो खोज की थी वो आर्यभट्ट ने की थी, भारत में खोज हुई थी और इसके बाद ये वर्ल्ड के बाकी भागों में गई। अब हम साइंस के दो टाइप्स देखेंगे, एक तो फंडामेंटल साइंस और दूसरी देखेंगे अप्लाइड साइंस, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, एस्पेक्ट्स मतलब कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं या फैसेट्स कौन कौन से होते हैं साइंस के, कौन कौन से पहलू होते हैं। तो साइंस के दो पहलू होते हैं, एक होता है फंडामेंटल साइंस या इसको हम बेसिक साइंस बोलते हैं, और दूसरी होती है अप्लाइड साइंस, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये चीज़ हम समझेंगे। पहले देखेंगे हम फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस फैसिलिटेट्स अवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेरियस फिनोमेना एंड डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। फंडामेंटल साइंस ऐसी साइंस होती है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को आसान कर देती है। किसके बारे में? साइंस में बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होती हैं और उनके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को आसान कर देती है। और साथ ही साथ में क्या करती है, हमारे अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करती है, ठीक है। ये हो गई हमारी फंडामेंटल साइंस। दूसरी है अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस मतलब जो लागू करते हैं साइंस को। यहाँ पे तो हमने फंडामेंटल्स देखे, साइंस के कुछ हमने प्रिंसिपल्स देखे, साइंस के कुछ हमने लॉज देखे, साइंस की कुछ थ्योरीज देखी। उन थ्योरीज को रियल लाइफ में लागू करने वाली जो साइंस है दैट इज अप्लाइड साइंस। जैसे अप्लाइड साइंस अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड। मतलब एक तो ध्यान रखना, अप्लाइड साइंस जो है ह्यूमन लाइफ को सीधा सीधा प्रभावित करती है। अब हो सकता है ये जो साइंस है ह्यूमन लाइफ की ज़िंदगी आसान कर दे, साथ के साथ में फैसिलिटेट करती है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हेल्प करती है इंसान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। अब इनको एक एग्जांपल से समझते हैं, फंडामेंटल साइंस और अप्लाइड साइंस। अब देखो, फंडामेंटल साइंस में हमने पढ़ा है, जैसे आपने फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट, करंट पढ़िए। और करंट के आपने दो प्रभाव पढ़े होंगे, करंट के आपने दो प्रभाव पढ़े होंगे। एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जब करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करती है तो उसमें से हीट का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है, थ्योरी पढ़ी है, बुक्स में पढ़ा है। ये हो गया फंडामेंटल नॉलेज। कैसी नॉलेज हो गई? फंडामेंटल या बेसिक नॉलेज। अब इसी चीज़ को आप क्या कर दो, अप्लाई कर दो, लागू कर दो और इससे कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जो हमारी लाइफ को आसान कर दे। अब देखो, आपने हीटर देखे होंगे, हीटर्स में ऐसे कॉइल होती है। हीटर को हम जैसे बिजली से कनेक्ट करते हैं तो हीटर क्या होता है, ये जो हीटिंग एलिमेंट है गर्म हो जाता है और इसमें से हीट निकलने लगती है, ह्यूट निकलने लगती है, जिसका हम यूज़ कई जगह पे करते हैं। तो ये कैसी साइंस हो गई? अप्लाइड साइंस। अब हीटर आ गया तो इससे काम आसान हो जाता है, चीज़ों को हीट करने में आसानी होती है, ह्यूमन लाइफ आसान हो जाती है, लाइफ भी आसान हो जाती है। दूसरा, एक आपने पढ़ा होगा मोटर
एक आपने देखी होगी अपने जनरेटर, मोटर जनरेटर। अभी मोटर जनरेटर क्या है? ये मशीन है, ये भी इंसान का काम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। आप मान लो कहीं हाथ से किसी चीज़ को घुमा रहे हो, वहाँ पर मोटर लगा दो, चीज़ें अपने आप घूमने लग जाएगी। मोटर को बस आप बिजली दो और बिजली दोगे तो मोटर घूमेगी, और घूमेगी तो मोटर क्या कर सकते हैं, मोटर से काम कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में मोटर का बहुत जगह उपयोग करते हैं, पानी खींचने की जो पंप होती है वहाँ पर लगा देते हैं, फ़ैन होता है उसमें मोटर रहती है। एक तो हाथ से हवा करते रहो, एक ऊपर पंखा लगा दो, ठीक है। तो मोटर तो आपको पता है हर जगह पे काम होती है, जनरेटर का काम। तो यहाँ पे ये जो मोटर जनरेटर हीटर ये किस साइंस के अंदर आ रहे हैं? अप्लाइड साइंस के अंदर आ रहे हैं। मगर इनको बनाया कैसे गया है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, कौन सी नॉलेज? फंडामेंटल नॉलेज चाहिए। फंडामेंटल नॉलेज को जब हम लागू कर देते हैं तो वही साइंस कौन सी बन जाती है? अप्लाइड साइंस बन जाती है, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर है। अच्छा, इस चैप्टर में हम कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? नंबर 1 सुश्रुत, ठीक है, वर्ल्ड के फर्स्ट सर्जन उन या फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत के बारे में पढ़ेंगे। चरक के बारे में पढ़ेंगे, आयुर्वेद के बारे में जिनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सीवी रमन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है फिजिक्स में, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रफुल्ल चंद्र रे, इनके बारे में जानेंगे। पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। द वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सलीम अली। तो इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेक्चर आएंगे। ये आज का इंट्रोडक्शन हो गया, तो टोटल 9 लेक्चर्स में इस चैप्टर को कवर करेंगे। एक एक पर्सनैलिटी के बारे में एक एक चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप हमारी एप्लीकेशन लकी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपको वेरियस स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्लास 10 सोशल साइंस, क्लास 10 साइंस, इनके कोर्सेज भी अवेलेबल है, जहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ के साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 18 इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स। इसका लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस राजस्थान बोर्ड वाली। और इसमें आज का टॉपिक है हमारा महर्षि सुश्रुत, ठीक है। तो ये महर्षि सुश्रुत हैं, हालांकि ये इनकी एक्चुअल ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, मगर आपको पता है इनका जो जन्म हुआ था आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स एगो इनका क्या हुआ था, लगभग इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो उस समय तो इतने फोटोग्राफ चलते नहीं थे, मगर फिर भी मतलब एक इनकी प्रतिमा बना रखी है, ये इनकी प्रतिमा बनी हुई है और ये बुक में हमारी में पिक्चर दे रखी है। तो महर्षि सुश्रुत ये भारत के बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे हैं, या फिर हम पहले के टाइम पे तो आपको पता है जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वही साइंटिस्ट हुआ करते थे। आज की डेट में जो साइंटिस्ट होते हैं सूट वूट वाले, ऐसे नहीं होते थे। पहले जो हमारे महर्षि होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वही साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो महर्षि सुश्रुत, इनको सबसे पहली बात तो ये कि इनको जाना किस लिए जाता है, इनको जाना जाता है प्लास्टिक सर्जरी के लिए, ठीक है। तो ये वर्ल्ड के फर्स्ट सर्जन माने जाते हैं। ये सर्जरी के बारे में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो नॉलेज थी, सबसे पहले जो नॉलेज थी वो भारतीयों के पास थी, और भारतीयों में भी सर्जरी के फील्ड में नाम रोशन करने वाले थे हमारे महर्षि सुश्रुत। तो इन्हीं के बारे में हम शुरुआत करेंगे, महर्षि सुश्रुत जी के बारे में। यहाँ पर देखो ये प्रतिमा लगी हुई है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जूम करके दिखा रहा हूँ कि महर्षि सुश्रुत, द ऑथर ऑफ द बेस्ट एंड आउटस्टैंडिंग कॉमेंट्री ऑन मेडिकल साइंस ऑफ सर्जरी, सुश्रुत संहिता इज कंसिडर्ड टू बी फाउंडिंग फादर ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ब्रांच। मतलब ये कह रहे हैं कि जो महर्षि सुश्रुत है, इन्होंने एक बुक लिखी थी बहुत ही शानदार। कौन सी बुक लिखी थी? सुश्रुत संहिता। और सुश्रुत संहिता जो बुक लिखी थी ये किस पर लिखी थी? ये लिखी थी शल्य चिकित्सा पर। शल्य चिकित्सा का मतलब है प्लास्टिक सर्जरी पर इन्होंने बुक लिखी थी। और प्लास्टिक सर्जरी जो साइंस है ब्रांच की, इनके जो फाउंडिंग फादर है वो कौन है? महर्षि सुश्रुत हैं, ठीक है। और द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीटली हेल्दी पर्सन गिवन बाय हिम इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये वही हैं जिन्होंने सबसे कि हेल्दी मनुष्य क्या होता है, हेल्दी पुरुष क्या होता है, हेल्दी व्यक्ति की जो डेफिनेशन है वो देने वाले कौन थे? महर्षि सुश्रुत ही थे, ठीक है। तो इनका जन्म, अब बुक के हिसाब से हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। इनका जन्म हुआ था 600 BC में, मतलब आज से 2020 में ऐड कर दो 600, कितना हो जाएगा? 2620, 2620, लगभग मतलब 2500 साल से ऊपर पहले, मतलब साल से ऊपर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो 600 BC में इनका जन्म हुआ था। और आज से कितनी साल पहले हुआ ये निकालना है, तो आप 2020 में क्या कर
दो, ऐड कर दो तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो लगभग 2500 साल पहले इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ही वाज द डेसेंडेंट ऑफ विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जो ऋषि थे इनको क्या माना जाता है, वंशज माना जाता है। जो विश्वामित्र ऋषि थे उनके वंशज माना जाता है, या ये उनके वंशज थे। कौन थे वंशज? सुश्रुत। किसके वंशज थे? विश्वामित्र जी के, मतलब क्या थे, ये वंशज थे। ही गॉट हिज बेसिक ट्रेनिंग इन मेडिसिन एट आश्रम ऑफ धन्वंतरी के आश्रम में। ध्यान देना, आयुर्वेद के फादर बोला जाता है धन्वंतरी को। तो धन्वंतरी जी के आश्रम में इन्होंने क्या ली थी, मेडिकल साइंस की बेसिक ट्रेनिंग इन्होंने प्राप्त की थी। सुश्रुत वाज द पायोनियर टू गिव नॉलेज ऑफ सर्जरी टू दी वर्ल्ड। मतलब पायोनियर का मतलब है अग्रणी, जो सबसे आगे हो। तो विश्व को सर्जरी की नॉलेज देने वाले कौन थे? सुश्रुत ही थे। तो विश्व में जो मतलब प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जो नॉलेज दी विश्व को, वो किसने दी थी? महर्षि सुश्रुत जी ने ही दी थी। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ सर्जरी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्जरी के प्रोसेस को डिफाइन किया कि कैसे सर्जरी की जाती है, सर्जरी का क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब इनके द्वारा, महर्षि सुश्रुत जी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी सर्जरी के बारे में, जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि विच बुक वाज रिटन बाय महर्षि सुश्रुत। तो आपको बताना है सुश्रुत संहिता। और ये जो बुक है, ध्यान देना, सुश्रुत के द्वारा लिखी गई थी। इट डिस्क्राइब्स अबाउट ऑल सर्जिकल प्रोसीजर्स। जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में इसमें डिटेल्स में लिखा हुआ है। बहुत बड़ी बुक है, कई सारे इसमें चैप्टर्स हैं। द लैंग्वेज ऑफ दिस बुक इज संस्कृत। इस बुक की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो संस्कृत भाषा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सुश्रुत संहिता जो बुक है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है कि सुश्रुत संहिता किस भाषा में लिखी हुई है, किस लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो आपको बताना है संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। सुश्रुत प्रपोज्ड अबाउट डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इन्होंने डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में भी बताया था। एंड ही ऑल्सो प्रैक्टिस्ड हीटिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बिफोर सर्जरी इन ऑर्डर टू प्रॉपरली स्टरलाइज द इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करते थे पहले, जब भी कोई सर्जरी करते थे तो सर्जरी करने से पहले जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे उनको हीट करते थे। हीट करने से क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट को हीट करना और बैक्टीरिया को किल करना क्या कहलाता है? स्टरलाइज। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टरलाइज बोलते हैं। जैसे आज की डेट में बोलते हैं सैनिटाइजेशन सैनिटाइजेशन। तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट को सैनिटाइज कैसे करते थे? हीट करके करते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है। अच्छा, सुश्रुत यूज्ड नॉन पॉइजनस लीचेज टू स्पीड अप क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है? आपको पता है कई बार हमारी बॉडी में चोट लग जाती है, शरीर में चोट लग जाती है तो खून निकलने लग जाता है, कई बार खून रुकता नहीं है। तो ये क्या करते थे? नॉन पॉइजनस लीचेज। ये जो दिखा रखा है कीड़ा सा, ये क्या है? लीच है। तो जो जहरीली लीच नहीं होती थी, नॉन पॉइजनस की बात करें तो ये नॉन पॉइजनस लीचेज का इस्तेमाल करते थे। किसको? ब्लड की क्लॉटिंग को बढ़ाने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी ब्लड की क्लॉटिंग हो सके, जल्दी से जल्दी ब्लड का फ्लो होना रुक सके, जल्दी से जल्दी रक्त का थक्का हो सके। उसके लिए क्या यूज करते थे? नॉन पॉइजनस लीचेज। मैनी बुक्स मेंशन प्लास्टिक सर्जरी ऑफ नोज, ईयर, लिप्स बाई सुश्रुत, ठीक है। कई बुक जो हैं वो बताती हैं कि नोज की प्लास्टिक सर्जरी कैसी होती है, कान की कैसी होती है, लिप्स की कैसी होती है। जो मतलब किसने लिखी थी? ये नॉलेज किसने दी थी? सुश्रुत ने दी थी। सुश्रुत इज नोन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो आपको बताना है महर्षि सुश्रुत फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माने जाते हैं। सुश्रुत मेंशन 101 इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्लास्टिक फॉर द प्लास्टिक सर्जरी। इन्होंने 101 इंस्ट्रूमेंट, अपनी जो बुक है सुश्रुत संहिता, उसमें 101 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मेंशन कर रखा है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर्जरी में। तो यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, बुक का ही पेज है ये। तो इन्होंने 101 इंस्ट्रूमेंट को मेंशन किया है जो प्लास्टिक सर्जरी में काम आते हैं। सुश्रुत इज रिगार्डेड एज द फेमस सर्जन ऑफ एंशियंट टाइम। तो इनको एंशियंट टाइम का फेमस सर्जन माना जाता है। एंशियंट मतलब प्राचीन काल का, हजारों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत किसने की थी? महर्षि सुश्रुत ने की थी। तो जब वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें चल भी नहीं रही थी, उस समय भारत मतलब इतना आगे था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि हमारे यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी भी हो जाती थी। सोचो, आप इमेजिन करके देखो, 2500 साल पहले जब कोई लाइट नहीं हुआ करती थी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, मॉडर्न मशीन्स नहीं हुआ करती थी, उस समय पर प्लास्टिक सर्जरी करना सपोज करो कितना डिफ़िकल्ट होगा। और कोई फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी पहले के टाइम पर।
बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस में सर्जरी, तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो हम अपने इंडिया को क्या बोलते हैं, विश्व गुरु बोलते हैं, वर्ल्ड टीचर बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते क्योंकि हमारे यहाँ पर एक से एक महान साइंटिस्टों ने यहाँ पर क्या लिया है, जन्म लिया, एक से एक महान ऋषियों ने यहाँ पर जन्म लिया है और वर्ल्ड को बहुत सारी चीज़ें हमने दी हैं। तो कंक्लूजन ये है कि इंडिया वाज फार अहेड ऑफ अदर कंट्रीज इन मेडिकल साइंस, मतलब एंशिएंट टाइम की बात करें कि हमारा जो भारत देश था बाकी देशों से बहुत ज़्यादा आगे था, किसमें, मेडिकल साइंस में। सुश्रुत ग्रंथ वाज ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेजेस एंड इज वेरी फेमस। सुश्रुत संहिता जो ग्रंथ है उसको कई सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया है और बहुत ही फेमस है मेडिकल साइंस में। एंड सुश्रुत इज दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्जन, और सुश्रुत जो हैं वो बहुत ही महान सर्जन हुए हैं। ठीक है, तो ये है महर्षि सुश्रुत जी के बारे में। हमारी ऐप आ चुकी है, ऐप का नाम है लक्की एजुकेशन ऐप, तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं। उनको आप बहुत ही इफेक्टिव प्राइस, चीप प्राइस, अफोर्डेबल क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस पर आप मतलब इनको परचेज कर सकते हो और बहुत ही शानदार क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। कंप्लीट कोर्स मिलेगा। साथ के साथ में हमारी टेलीग्राम चैनल है लक्की एजुकेशन, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3, क्लास 10th की साइंस हम कवर कर रहे हैं और ये लास्ट वाले चैप्टर्स हमारे चल रहे हैं जनरल साइंस के अंदर। मैं इनको काउंट करूँगा। चैप्टर नंबर 18 चल रहा है इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, तो इनमें से दो नंबर के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज हम जिस महान साइंटिस्ट या महान ऋषि की बात करेंगे वो है हमारे चरक। ठीक है, तो चरक जो है इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, किसमें, आयुर्वेद में इनका बहुत ही बड़ा महान योगदान है। ठीक है, तो चरक के बारे में जानेंगे। पहली बात, ही वाज द वन ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एंशियंट आर्ट एंड साइंस ऑफ आयुर्वेद। मतलब ध्यान देना, जो प्राचीन काल की जो हमारी साइंस है, प्राचीन काल की जो आयुर्वेद की जो साइंस है, उसमें इनका बहुत ही बड़ा महान योगदान है। ध्यान देना, किसका योगदान है, चरक का। किसमें, आयुर्वेद के फील्ड में इनका बहुत ही बड़ा महान योगदान है। ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर हु गेव द प्रिंसिपल्स ऑफ डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी। ये ऐसे पहले डॉक्टर थे या ऐसे पहले वैद्य थे जिन्होंने बताया था सबसे पहले, सोचो बहुत साल पहले, 2-2,500 साल पहले इन्होंने किसके बारे में बात की थी कि डाइजेशन क्या होता है। हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी का एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो क्या करता है, फूड में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है और ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको बॉडी हमारी एब्जॉर्ब कर सके। तो वो क्या होता है, डाइजेशन। तो डाइजेशन के बारे में बताने वाले पहले डॉक्टर चरक। दूसरा, मेटाबॉलिज्म। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, वही रिएक्शंस क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म के बारे में बताने वाले भी पहले डॉक्टर। और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, ये हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। मतलब कोई भी जो बीमारी है उससे लड़ने की जो कैपेसिटी है हमारी बॉडी की, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। तो इनके बारे में बात करने वाले पहले डॉक्टर कौन थे, चरक थे। ठीक है, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे दे रखी है, आप इसको पढ़ लेना कि मेटाबॉलिज्म इज द कलेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड्स बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स के अंदर होने वाली कई सारी जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म कन्वर्ट फ्यूल इन द फूड वी ईट into energy and needed to power everything we do from moving to thinking to growing। ये कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या करता है, खाने में जो फ्यूल होता है, खाने की जो एनर्जी होती है उसको किस में बदल देता है, जो हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसमें बदल देता है। और हमारी बॉडी को आपको पता है बहुत सारी चीज़ों में एनर्जी चाहिए। हम जितने भी काम कर रहे हैं, इवन मैं जो बोल रहा हूँ उसमें भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मैं जो सोच रहा हूँ उसमें एनर्जी चाहिए, ग्रो करने में एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कब मिलती है, मेटाबॉलिज्म के दौरान मिलती है। तो ध्यान देना, मेटाबॉलिज्म क्या है, ऑल केमिकल प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन दी बॉडी। बॉडी के अंदर जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, चरक ऐसे पहले व्यक्ति थे, इन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में 3 प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, क्या, अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 दोषास टू फैसिलिटेट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी की कार्य करने के लिए 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो ध्यान देना, आयुर्वेद वाले डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपके अंदर वात बढ़ गया है या पित्त बढ़ गया है या कफ बढ़ गया है। तो इनमें से कुछ भी ध्यान देना, या अगर हमारी बॉडी सही से कब काम करती है, जब हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ तीनों कैसे हों, बैलेंस्ड कंडीशन में हो, तो हमारी बॉडी सही से काम करेगी। अगर इनमें से एक भी चीज़ कम या ज़्यादा हुई
तो हमारी शरीर में बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो डॉक्टर कहता है कि ये वात की बीमारी है, कि ये पित्त की बीमारी है या कफ की बीमारी है। तो ध्यान देना, ये सिर्फ कौन कहेगा? आयुर्वेद वाले डॉक्टर ही कहते हैं, ये एलोपैथी वाले नहीं कहते हैं, ठीक है। तो एनी इम्बेलेंस अमोंग दिस 3 दोषाज रिजल्ट इन डिजीज। ध्यान देना, ये जो 3 दोष बताएं चरक ने, कौन कौन से दोष बताएं? वात, पित्त, कफ। अगर इनमें से कुछ भी इम्बेलेंस होता है तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? बीमारी आ जाती है, ठीक है। अगर ये बैलेंस है तो सब कुछ ठीक चलता है। चरक जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। ध्यान देना, चरक संहिता लिखने वाले कौन थे? चरक थे। और ये बुक लिखी गई थी लगभग 200 BC, मतलब आज से लगभग 2200 साल पहले, मतलब ये बुक लिखी गई थी। और ये संस्कृत में लिखा हुआ ओल्डेस्ट ग्रंथ है, ओल्डेस्ट मतलब बुक है, संस्कृत में लिखा हुआ ये लिटरेचर है। इसको 8 भागों में बांटा गया है। इसमें दोनों चीज़ें वर्सेस एंड प्रोस, गद्य पद्य और ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। चरक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था, जो हम 4th चैप्टर में हम पढ़ा, थर्ड वाले चैप्टर में हमने मेंडल वाला जेनेटिक्स जो पढ़ा है। तो जेनेटिक्स के बारे में चरक ने भी मतलब बात की थी। तो मोर देन 2000 ईयर्स एगो चरक डिस्कस्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, मतलब चरक ने भी लगभग 2000 साल से भी ज़्यादा साल पहले जेनेटिक्स के प्रिंसिपल के बारे में बताया था। ही न्यू दैट द रीजन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ चाइल्ड, वो ये भी जानते थे कि मतलब लड़का हो या लड़की, उसके बारे में भी ये बताते थे कि जेंडर क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में भी ये पता लगाना जानते थे। चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम जेनेटिक डिफेक्ट्स लाइक ब्लाइंडनेस, लेमनेस बिकॉज ऑफ सम डेफिशिएंसी और डिफेक्ट इन द चाइल्ड फादर और मदर। इन्होंने ये भी बताया कि बच्चे में जो जेनेटिक बीमारी होती है जैसे अंधापन, लेमनेस मतलब लंगड़ापन, ये किसकी वजह से होते हैं? ये उनके माता और पिता में जो डिफेक्ट होते हैं उनकी वजह से बच्चों में आ जाते हैं। और यही जेनेटिक्स है कि जो मतलब माता पिता के जो करेक्टर अगर ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं, बच्चों में आ जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। मतलब ये मतलब एक प्रकार का हेरिडिटी है। और ये जो साइंस है जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। ये told that heart is the control center of the body and it's connected to the main arteries। इन्होंने ये भी बताया था कि हमारी बॉडी का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो क्या होता है? ह्यूमन हार्ट होता है, और ये आर्टरीज के थ्रू क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे ही डिस्कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड में मतलब लड़का है या लड़की है उसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने डिस्कवर किया था। ये पहले डॉक्टर थे जिन्होंने क्लेम किया था कि हार्ट क्या है? सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है ह्यूमन बॉडी की, जो कि आर्टरीज के थ्रू कनेक्टेड रहती है। और साथ ही साथ में इन्होंने अपनी बुक चरक संहिता में, कौन सी संहिता में? चरक संहिता में मेंशन किया है सम इंस्ट्रक्शन एंड ओथ्स फॉर डॉक्टर्स स्टूडेंट्स ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कुछ निर्देशन दिए हैं, कुछ निर्देश दिए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, स्टूडेंट्स जो मेडिकल साइंस के होते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और ओथ के बारे में बताया कि आपको मतलब डॉक्टर बनने से पहले शपथ लेनी पड़ेगी। इन सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है कहाँ पर? इनकी बुक चरक संहिता में। चरक संहिता भी ध्यान देना संस्कृत में लिखी हुई बुक है। किस में लिख रही है? संस्कृत में लिखी हुई बुक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा, वाई चरक, जिन्होंने चरक को चरक क्यों कहते हैं? चरक देखो, चरक का मतलब होता है टू वॉक, मतलब चलना। चरक का मतलब होता है टू वॉक, मतलब चलना। तो जो चरक हमारे जो ऋषि थे, महान साइंटिस्ट जो थे, ये क्या करते थे? ये अगर मान लो कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत दूर बीमार व्यक्ति है, तो आज को आपको पता है पहले के ज़माने में ये रेल और रोड और ये वाटरवेज तो चलो फिर भी मतलब कह सकते हैं थोड़ा बहुत होगा, और एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। बस, ट्रक, जीप, कार, बाइक। तो ये क्या करते थे? पैदल चल के जाते थे। अपने जो बीमार जो होता था, इनका कोई पेशेंट जो बीमार होता था उसको देखने के लिए बहुत लंबी दूरी तक कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। और साथ ही साथ में पढ़ाने के लिए इनके जो पुपिल होते थे, जो शिष्य होते थे, उनको पढ़ाने के लिए भी ये पैदल जाते थे। इसीलिए इनका नाम पड़ गया चरक, ठीक है। तो चरक मीन्स टू वॉक। ही यूज्ड टू वॉक long distance to treat a sick person and to teach people, and he was known as या called as चरक। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? चरक कहा जाता है। तो यहाँ पर चरक जी का पूरा की पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, या इनकी बायोग्राफी इतनी दे रखी है, इतना ही आपको लर्न करना है, ठीक है। हमारी ऐप आ चुकी है, लकी एजुकेशन ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ के साथ में बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेज क्लास 10 के हमने लॉन्च कर रखे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो घर बैठे। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही प्यारा टॉपिक, सर सीवी रमन जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे देश के बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे हैं और हमारे देश के, नॉट ओनली देश के, एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको क्या मिला था, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। ध्यान रखना, सर सीवी रमन जी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने क्या किया था, रमन इफेक्ट, एक डिस्कवरी की थी, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, इसलिए इनको मिला था नोबेल प्राइज़। और साथ के साथ में हमारे भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है जिसको हम बोलते हैं भारत रत्न, भारत रत्न भी मिला किसको, सर सीवी रमन जी को। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने जो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी वो की थी 28 फरवरी 1928 में। तो मतलब 28 फरवरी को जब इन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, इसीलिए भारत सरकार क्या करती है, हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान रखना, हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल साइंस डे। तो आज 28 फरवरी 2020, ठीक है, तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल साइंस डे। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को नेशनल साइंस डे की बहुत बहुत बधाई। और साइंस में अपनी रुचि बनाए रखें, साइंस में बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हम बस डॉक्टर इंजीनियर बस यहीं पर सोच सकते हैं, कुछ हम रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर हम बहुत ही ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं, अपनी सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो बहुत सारा स्कोप है कुछ नया कर दिखाने का। ठीक है, तो साइंस में रुचि बनाए रखें, चीज़ों को समझें, रटें नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी मतलब स्कोप आ जाएगा आपका फ्यूचर में। यू कैन डू एवरीथिंग वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, तो डॉक्टर या सॉरी सर सीवी रमन जी के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें, यहाँ पर ओवरव्यू दे रखा है। इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को और इनकी डेथ हुई थी 21 नवंबर 1970 को। ठीक है, तो 1970 ध्यान रखना, अंग्रेजों के टाइम पर, मतलब ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर पैदा हुए थे और आज़ाद इंडिया में इनकी आराम से क्या हुई थी, डेथ हुई थी। ठीक है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इन्होंने एक इफेक्ट की खोज की थी जिसको बोलते हैं रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग, दूसरा नाम है रमन स्कैटरिंग की। इन्होंने क्या की थी, खोज की थी 1928 में, जिसके लिए इनको क्या मिला था, भारत रत्न दिया गया, सॉरी जिसके लिए पहले तो इनको दिया गया था 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ध्यान रखना, विश्व में जो सबसे हाईएस्ट जो मतलब प्राइज़ है, विश्व में सबसे ऑनर्ड जो, या हम कहें सबसे फेमस जो प्राइज़ है विश्व का, वो है नोबेल प्राइज़। तो इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। और एशिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, एशिया में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले पहले साइंटिस्ट हैं, पहले व्यक्ति थे सीवी रमन जी। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना, 1928 में रमन इफेक्ट का खोज किया था, 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और फिर भारत सरकार ने 1954 में अपने भारत देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो भारत रत्न इनको दिया था। और 28 फरवरी को हम हर साल क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल साइंस डे। अब इनका थोड़ा सा एक ओवरव्यू लें कि एक तो इनका पूरा नाम है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये इनका पूरा नाम है। सर क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनको नाइट हुड की उपाधि मिली हुई है। तो जिन लोगों को नाइट हुड की उपाधि मिलती है वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, सर। और नाइट हुड की उपाधि कहाँ से मिलती है, इंग्लैंड से मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, इनका जन्म 7 नवंबर 1888 तिरुचिरापल्ली, इंडिया। तिरुचिरापल्ली कहाँ है, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में। और इनकी डेथ हुई थी 21 नवंबर 1970 बेंगलोर। और बेंगलोर किसकी राजधानी है, कर्नाटक। पिताजी का नाम है इनके का चंद्रशेखरन रामानाथन अय्यर, चंद्रशेखरन रामानाथन अय्यर, ये इनके पिताजी हैं। माताजी का नाम है इनकी का पार्वती अम्मल। और इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट खोज की थी उस खोज का नाम है रमन इफेक्ट। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ओवरव्यू ध्यान रखना है। अवार्ड कौन कौन से मिले इनको, अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम ओवरव्यू ले रहे हैं। अवार्ड पहली बात तो 1924 में ये फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के फेलो बन गए थे, मेंबर बन गए थे। नाइट बैचलर इनको प्राइज मिला, ये अवार्ड मिला था 1929 में। नोबेल प्राइज रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए 1930 में फिजिक्स में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और भारत सरकार का सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, भारत का सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो इनको दिया गया था 1954 में। और लेनिन पीस प्राइज मिला था 1957। इसके अलावा और भी अवार्ड मिले थे, पर ये मेन अवार्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं हमारी क्लास 10th की बुक में क्या क्या चीज़ें रखी, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वो थोड़ा बताता चलूँगा आपको, अब थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा। सर सीवी रमन, ठीक है, तो फिजिक्स से इनका बहुत ही ज़्यादा लगाव था, फिजिक्स को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, फिजिक्स में मतलब किताबों में डूबे रहते थे। इनका जन्म हुआ था तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में 7 नवंबर 1888 को। और पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, इनके पिताजी चंद्रशेखर अय्यर थे, चंद्रशेखर अय्यर। और इनकी माताजी जो थी वो थी पार्वती अम्मल।
ठीक है। इनके पिताजी जो थे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे वोल्टेयर कॉलेज, ठीक है, वोल्टेयर कॉलेज में जो मद्रास में था, उसमें फिजिक्स और मैथ के प्रोफेसर हुआ करते थे। तो सीधी सीधी बात है, तो बच्चे में भी वही रुचि आएगी जनरली जो पिताजी कार्य कर रहे हैं। तो दिन भर फिजिक्स की मतलब बातें चलती रहती थी, तो इनका भी क्या हुआ, फिजिक्स में ही मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। इन्होंने अपना जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है वो वोल्टेयर से पास किया फर्स्ट क्लास के साथ, और 19 साल की उम्र में, सोचो कितनी बड़ी बात है, ओनली 19 ईयर्स की एज में इन्होंने एमएससी फिजिक्स से एमएससी कर ली 1907। बताओ आज की डेट में 19 ईयर के हो जाते हैं मगर 12th भी पास नहीं होती बहुत सारे लोगों से। तो 19 ईयर की उम्र में इन्होंने एमएससी कर ली थी फिजिक्स से। इट्स अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। और साथ के साथ में मात्र 19 साल की उम्र में ही इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, और गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में पास हो गए, और इनको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम था उसमें पास हो गए थे। और सब्जेक्ट भी क्या थी इसमें, देखो ये फिजिक्स के स्टूडेंट थे, मगर जो ये एग्ज़ाम दिया था इसमें सब्जेक्ट क्या थी, लिटरेचर, हिस्ट्री, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, ये टॉपिक थे। जबकि देखो ये मतलब ये सारे के सारे टॉपिक्स किस में आते हैं, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, जबकि ये स्टूडेंट थे साइंस के। मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में भी इन्होंने क्या किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, और मतलब इनकी नौकरी लग गई, नौकरी की ज़रूरत थी तो नौकरी लग गई इनकी, ठीक है। 19 साल की उम्र में ये एग्ज़ाम पास कर लिया, और इन्होंने अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के रूप में इन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की। साथ के साथ में इन्होंने कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे वीणा, मृदंग, तंपूरा, वायलिन, पियानो, ठीक है, इनकी जो फिजिकल थ्योरीज थी और सॉरी इनकी जो साउंड प्रॉपर्टीज थी, उन साउंड प्रॉपर्टीज को उनको स्टडी किया। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी जो उनसे जो साउंड निकलती है उनकी साउंड की प्रॉपर्टी को उन्होंने स्टडी किया, और उनसे संबंधित कई सारी फिजिकल थ्योरीज भी इन्होंने दी थी। 1917 में इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया। रिजाइन क्यों किया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट था फिजिक्स में, और ये फिजिक्स में कुछ रिसर्च करना चाहते थे। गवर्नमेंट जॉब की वजह से क्या रिसर्च नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि अब क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। और फिर इन्होंने ज्वाइन किया प्रोफेसर, एज ए फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इन्होंने ज्वाइन किया और फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैं हमारे सीवी रमन जी प्रोफेसर के रूप में। और इसके बाद इन्होंने अपना मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, रिसर्च स्टार्ट की, और फाइनली 1928 में इनका फेमस डिस्कवरी रमन इफेक्ट की इन्होंने क्या की, खोज की। और इनकी इसी डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला, जो वर्ल्ड का बेस्ट जो मतलब सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो है नोबेल प्राइज़। 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और रमन इफेक्ट के और भी नाम है, रमन डिस्पर्सन या रमन स्कैटरिंग के नाम से भी बोला जाता है। अगर आ जाए 1-2 नंबर में तो इसको लिख देना। क्या है इसके अनुसार, अगर लाइट किसी फ्लूइड में ट्रैवल करती है, फ्लूइड मतलब कोई लिक्विड में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो लाइट और फ्लूइड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। या हम ऐसे कह सकते हैं, आपने सुना होगा लाइट की स्कैटरिंग, हमने प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा है, प्रिज्म, ठीक है, लाइट वाले चैप्टर में। अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारें, तो ये अलग अलग स्पेक्ट्रम, मतलब आपने देखा हो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। जिनका कलर आपको याद होगा, विबग्योर के नाम से हम याद रखते हैं उनको, ठीक है। तो इससे संबंधित ये डिस्कवरी थी, लाइट की स्कैटरिंग से संबंधित डिस्कवरी थी रमन इफेक्ट की, ठीक है। ये आ जाए तो इसको बता देना, रमन इफेक्ट में क्या था कि जब लाइट ट्रेवल करती है फ्लूइड से, तो फ्लूइड और लाइट के बीच में इंटरेक्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आगे की बात करें, इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था, रमन इफेक्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये मात्र 200 रुपये, 200 रुपये का मतलब जो टूल्स थे इनके पास, जो टूल्स थे, टूल्स मतलब जो औजार थे या इंस्ट्रूमेंट थे, ओनली 200 रुपये के इंस्ट्रूमेंट थे। और इनके पास फैसिलिटी तो कुछ थी नहीं, नेग्लिजिबल फैसिलिटीज़ के साथ। सोचो मात्र 200 रुपये के इंस्ट्रूमेंट से इन्होंने क्या डिस्कवरी कर दी, नोबेल मतलब रमन इफेक्ट की डिस्कवरी कर दी, जिसके लिए इनको वर्ल्ड का बेस्ट जो प्राइज़ है नोबेल प्राइज़ दिया गया। सोचो अगर फैसिलिटीज हों, प्रोवाइड की जाए ऐसे लोगों को, तो क्या से क्या ना कर दें हमारे देश में, ठीक है। तो बहुत पोटेंशियल है हमारे देश में, खैर ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो फिर 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको फर्स्ट नेशनल प्रोफेसर के रूप में भी क्या किया, अपॉइंट किया। और 1949 में इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी दिया गया। क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, 1949 नहीं है, 1954 है, ठीक है, छोटी सी मिस्टेक। 1954 में इनको क्या दिया गया था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत का, जिसका नाम है भारत रत्न से इनको क्या किया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया इनको, ठीक है।
और इन्होंने बताया स्काई का, अब एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस साइंटिस्ट ने बताया कि स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, तो वो आपको बताना है कि रमन ने एक्सप्लेन किया था किसके बारे में कि स्काई का कलर और सी का कलर ब्लू होता है, उसका कारण क्या है। ये एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट भी कौन थे, सीवी रमन थे। ठीक है, साथ ही साथ में इनकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पीसफुल साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन इंक्रीजिंग फ्रेंडशिप अमंग डिफरेंट नेशंस। इनकी वजह से क्या हुआ, कई सारे देशों में मतलब आपस में क्या हुई, फ्रेंडशिप बढ़ने लगी। इसीलिए इन्होंने फिर क्या किया, इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया एक और, लेनिन पीस प्राइज, लेनिन पीस प्राइज अवार्ड भी दिया गया। और बताया इन्होंने सी का कलर और स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ये भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है। फाइनली इनकी डेथ हो जाती है 20 नवंबर 1970 को। और 28 फरवरी को हम हर साल नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इन्होंने साइंस में बहुत ज़्यादा क्या दिया था, अपना योगदान दिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है, हर साल 28 फरवरी को, आज भी 28 फरवरी है तो हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, नेशनल साइंस डे। ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। और 28 फरवरी 1928 को इन्होंने क्या की थी, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी, इसलिए हम करते हैं 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स और जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नोट्स कैसे डाउनलोड कर रखें, यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, इसको भी आप देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक महान साइंटिस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। मतलब भारत में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले जो महान साइंटिस्ट रहे हैं वो हैं होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे। न्यूक्लियर फील्ड में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आज की डेट में जो मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था, वो उसकी नींव रखने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, होमी जहांगीर भाभा जी थे। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे, इनकी बायोग्राफी जानेंगे और इनके अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम का इनको फादर कहा जाता है, क्योंकि इनका बहुत ही महान योगदान है। महान योगदान होता है तभी आगे नाम रखता है फादर। इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में। ठीक है, 1934 में इन्होंने PhD हासिल की फिजिक्स में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। इंग्लैंड गए, वहाँ पे पढ़ाई की और वहीं से इन्होंने PhD भी हासिल की। 1945 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसका इन्होंने फाउंडेशन ले किया था। 1954 में इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। और 1966 में प्लेन क्रैश में, हवाई जहाज़ के क्रैश में, हवाई जहाज़ की दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1909 से लेकर 1966 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो ये इनके बारे में एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है। बाकी तो हम जो बुक में दे रखा है वो सारी चीज़ें टू द पॉइंट हम कवर करेंगे। पहली बात तो ये बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे हैं और साथ के साथ में कुशल प्रशासक, एबल एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, जो प्रशासन करता है। प्रशासन करने में जिसको बहुत ही अच्छी स्किल्स हो, चीज़ों को लीड करने में बहुत ही अच्छी स्किल्स हो, लोगों को एक साथ रखने में, उनको लीडर बनने में उनके पास स्किल्स हो, चीज़ों को मैनेज करने में इनके पास अच्छी स्किल्स थी। ठीक है, साथ ही साथ में आर्ट के भी लवर थे, आर्ट में भी इनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। बहुत ही अच्छे पेंटर भी थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पेंटर थे। और इनकी पेंटिंग्स जो थी उनको गैलरी ऑफ ब्रिटेन, वहाँ पर दिखाया गया था, आर्ट गैलरी ऑफ ब्रिटेन में दिखाया गया था, एग्जिबिट किया गया था। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, अब यहाँ पे इनका जन्म दे रखा 30 अक्टूबर 1909 को। पारसी फैमिली, मुंबई में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और शुरुआत में इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की थी वो की थी कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन हाई स्कूल, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की। और एल्फिंस्टन कॉलेज, यहाँ पर इन्होंने, ये स्कूल है इनका और ये कॉलेज है एल्फिंस्टन कॉलेज। इनके बाद स्कूलिंग और ये करने के बाद, कॉलेज पढ़ने के बाद फिर ये जाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। और वहीं से ये क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं। साथ ही साथ वहीं पर PhD की डिग्री भी लेते हैं। फिर ये एडवांस लेवल की स्टडी स्टार्ट करते हैं, थ्योरेटिकल फिजिक्स में इन्होंने एडवांस स्टडी पढ़ाई की मतलब शुरुआत कर दी। इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की। ही कंडक्टेड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कॉस्मिक रेज एंड एटॉमिक एनर्जी। इनका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो था, मतलब जो सब्जेक्ट थी वो क्या थी, फिजिक्स थी। और फिजिक्स में भी एडवांस लेवल पर गए। कॉस्मिक रेज के एरिया में इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, एटॉमिक एनर्जी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया।
1942 में इनको प्रोफेसर अपॉइंट किया गया था या लेक्चरर अपॉइंट किया गया था, किसका, कॉस्मिक रेज का। ये इनका संबंध टाटा फैमिली से बहुत ही ज़्यादा इनके अच्छे संबंध थे, बहुत ही ज़्यादा क्लोज संबंध थे। और टाटा फैमिली उस समय की बहुत ही बड़ी लीडिंग बिजनेस फैमिली हुआ करती थी इंडिया में, और आज भी आपको पता है, ठीक है, टाटा फैमिली। तो उनसे इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। 1937 में इन्होंने रिसर्च की कॉस्मिक रेज पर, अपनी मतलब जो रिसर्च किस पर की, कॉस्मिक रेज पर। किसके साथ की थी, वाटलर हिटलर इनके साथ की थी। हिटलर नहीं है, हिटलर जर्मनी के थे, ये साइंटिस्ट हैं। हिटलर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, ठीक है, वो तो डिक्टेटर था। और फिर यहाँ पे ये चीज़ अब इसको ढंग से समझना। ही डिस्क्राइब दैट प्राइमरी कॉस्मिक रेज फ्रॉम अदर स्पेस इंटरेक्ट विद द अपर एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस पार्टिकल्स ऑब्जर्व एट द ग्राउंड लेवल। इन्होंने बताया कि जो आउटर स्पेस है, बाहरी जो स्पेस है, वहाँ से कुछ प्राइमरी कॉस्मिक रेज आती हैं, वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी अपर एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट करने के बाद कुछ पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। ध्यान देना, आउटर स्पेस से क्या आ रही हैं, कुछ कॉस्मिक रेज आ रही हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर का जो ऊपरी भाग है, उधर से ऊपर से कुछ रेज आती हैं, और हमारा एटमॉस्फेयर का ये ऊपरी भाग है, इससे जब इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती हैं, जिनको ग्राउंड लेवल से इनको क्या किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। जब ये पार्टिकल हवा के संपर्क में आते हैं तो एक ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि इलेक्ट्रॉन्स लाइक पार्टिकल्स की शावरिंग हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, दीज पार्टिकल इंटरेक्ट विद एयर पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस शावर्स ऑफ पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था कि जो आउटर स्पेस से प्राइमरी रेज आ रही हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली लेयर से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने पर कुछ पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, उन पार्टिकल्स को ग्राउंड लेवल से ऑब्जर्व किया जा सकता है। जब ये पार्टिकल एयर के पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं, कौन से पार्टिकल से, एयर के पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं, तो प्रोड्यूस करते हैं शावर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स की क्या करते हैं, बौछार सी करते हैं, ठीक है। साथ के साथ में ध्यान रखना, ही डिस्कवर दीज न्यूक्लियर पार्टिकल्स, ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स को डिस्कवर किया, और बाद में न्यूक्लियर पार्टिकल्स को क्या बोला गया, मेसॉन्स बोला गया। ध्यान रखना, तो मेसॉन्स अगर आए तो ये किससे संबंधित है, होमी जहांगीर भाभा जी से संबंधित है। He was instrumental in the establishment of Tata Institute of Fundamental Research (TFIR) in 1945 with the help of दोराबजी टाटा। तो ध्यान रखना, तो ये जो अगर ऑर्गेनाइजेशन आ जाए TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की, तो बताना है आपको, होमी जहांगीर भाभा जी ने। किसकी सहायता से, दोराबजी टाटा की सहायता से 1945 में। साथ के साथ में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की भी इन्होंने स्थापना की। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसके नेक्स्ट ईयर 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की भी इन्होंने स्थापना की। और इसके पहले चेयरमैन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले चेयरमैन भी कौन बनते हैं, होमी जहांगीर भाभा जी बनते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, और इनको भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम का डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है ना। इन्हीं की इंस्ट्रक्शंस में ध्यान देखना, या इन्हीं की देखरेख में 3 रिएक्टर स्टैब्लिश किए गए थे। कौन कौन से 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से रिएक्टर को स्टैब्लिश किया गया था होमी जहांगीर भाभा जी की प्रेजेंस में, तो आपको बताना है अप्सरा, साइरस और जर्लिना। अप्सरा, साइरस और जर्लिना, ये 3 जो रिएक्टर्स थे, रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर, जिनसे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे फिजिक्स में न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ना, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करते हैं। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे प्लूटोनियम, थोरियम, इनको यूज किया जाता है, और मतलब बहुत कम मटेरियल में बहुत ज़्यादा एनर्जी इससे प्रोड्यूस होती है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ध्यान देना, 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनसे क्या बनती है, एटॉमिक एनर्जी मतलब क्रिएट होती है, या फिर बिजली का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। तो वो 3 रिएक्टर स्टैब्लिश किए गए थे इन्हीं के अंडर में। नाम ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, अप्सरा, साइरस और जर्लिना। और ध्यान रखना, इन्हीं के टाइम पर पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन मतलब जहाँ पर बिजली बनती हो, क्या बनती हो, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होना हो। तो 1963 में महाराष्ट्र में पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया गया था। कहाँ पर, तारापुर, जगह का नाम क्या है, तारापुर। और ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ भी है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन की कंस्ट्रक्शन हुई थी, शुरू कब, 1963 में। कहाँ पर, तारापुर, महाराष्ट्र में।
For his immense contribution in India's nuclear program, he is also known as father of Indian nuclear program। क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा योगदान है इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, तो किसी चीज़ का आप भी अगर कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दोगे देश में किसी फील्ड में, तो आपका भी नाम ऐसे ही किताबों में छप जाएगा आने वाले समय में। तो ठीक है, ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करो, जी जान लगा के। तो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तारापुर, महाराष्ट्र। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की देख लो, शक्ल सूरत है, ऐसा दिखता है। बहुत बड़े बड़े ये पावर प्लांट होते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, पर बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं। ठीक है, इन 1956, ध्यान देना, सितंबर 1956। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, साइंस में ज़्यादा डेट्स पर आप ध्यान नहीं देना, बड़ी बड़ी मेन डेट याद रखना, इतनी ज़्यादा डेट पूछी नहीं जाती है, और उसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हो सकता है इनका पूछ लें कि मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, तो वो मेन पॉइंट आप बता देना। ठीक है ना। तो इन सितंबर 1956, 81 nations held a conference in New York for the establishment of atomic agency and Bhabha was elected chairman of the conference by common consent। 1956 में क्या हुआ था? 81 देश, 81 देशों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में। और मीटिंग किस मुद्दे पर हुई थी? कि एक एटॉमिक एजेंसी इस्टेब्लिश की जाएगी, एटॉमिक एजेंसी का गठन किया जाएगा, और इन सभी देशों ने वहाँ की अध्यक्षता किसको सौंप दी? होमी जहांगीर भाभा को उस मीटिंग का अध्यक्ष बनाएगा। बताओ कितनी गर्व की बात है कि भारत से निकला हुआ साइंटिस्ट 81 देशों की अध्यक्षता करेगा, और किस मैटर पर? एटॉमिक एजेंसी इस्टेब्लिशमेंट पर। तो बहुत बड़ी बात है, सब ने सहमति से, कॉमन कंसेंट का मतलब है आम सहमति से सब ने बोली कि ठीक है, भाभा साहब को क्या बना दो, इनको बना दो चेयरमैन। बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। फिर 24 जनवरी 1966 में प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग इसको एक साजिश भी बताते हैं, खैर वो एक अलग मुद्दा है। और द एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, AEET, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे वाज रीनेम्ड एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967। जब इनकी डेथ हो जाती है तो एक एजेंसी थी जिसका नाम क्या है? एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, इसका नाम बदल के क्या रख दिया जाता है? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1967 में, ताकि इन्होंने जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया था उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके और उसको सम्मान दिया जा सके। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में हमारे जो महान साइंटिस्ट हैं होमी जहांगीर भाभा जी, इनके बारे में हमने कवर किया। तो मेन पॉइंट्स आप याद रखना, 1-2 बार सुन लेना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 18, इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड देयर अचीवमेंट्स। क्लास 10th की साइंस हम कवर कर रहे हैं, जनरल साइंस वाले टॉपिक चल रहे हैं, और इसमें आज हम पहुंच गए लेक्चर नंबर 6 पर, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में, जो कि बंगाल से हैं, और इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है केमिस्ट्री के फील्ड में। ठीक है, 1861 में इनका जन्म हुआ और 1944 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनके बारे में जानेंगे पूरी कहानी, कैसे इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की और इनका क्या क्या महान योगदान रहा है। सोचो, आज़ादी से पहले जब हमारे पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, उस समय इन्होंने कंपनी को इस्टेब्लिश कर दिया, बहुत ही बड़ी बात है। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय को फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जीवनी की शुरुआत करें तो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी का जन्म हुआ था 2 अगस्त 1861 को, रारूली कटीपरा विलेज है, ये आता है फूलन कुलना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में इनका क्या होता है? जन्म होता है रारूली कटीपरा विलेज, फूलन कुलना डिस्ट्रिक्ट में। 2 अगस्त 1861 को इनका क्या होता है? जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम था हरिश्चंद्र रे, जो बहुत ही महान रिच पर्सन थे, साथ के साथ में पर्शियन लैंग्वेज के स्कॉलर थे, पर्शियन फारसी भाषा के विद्वान हुआ करते थे। इनकी शुरुआती शिक्षा जो हुई थी मॉडल स्कूल में हुई थी, मॉडल स्कूल इन इज विलेज, इनके गांव में हुई थी। फिर साथ के साथ में अल्बर्ट स्कूल, हेयर स्कूल ऑफ कैलकाटा, यहाँ पर उन्होंने शुरुआती अपनी एजुकेशन की। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने साइंस की सब्जेक्ट को भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये स्कूलिंग में करते करते साथ के साथ में प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि कैलकाटा में है, वहीं पर ये साइंस की स्टडी भी करते थे। 1822 में इन्होंने एक कंपटीशन क्लियर किया था, गिलक्रिस्ट स्कॉलरशिप कंपटीशन, वो क्लियर कर लिया था। इसके बाद इनको एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी जो कि स्कॉटलैंड में, वहाँ पर इनको एंट्री मिल जाती है। तो ये फिर विदेश चले आते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और कुछ ही समय में वहाँ पर एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में इनको वाइस चेयरमैन
इलेक्ट कर लिया जाता है। समझ लो कितनी बड़ी बात है। मतलब एक भारतीय व्यक्ति आज़ादी से पहले एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में गए और कुछ समय बाद ही उनको क्या बना दिया था, वाइस चेयरमैन। तो सोचो कितनी ज़्यादा इनके अंदर टैलेंट होगा, कितनी ज़्यादा इनके अंदर बुद्धि होगी, तो तभी इनको वाइस चेयरमैन बनाया गया। फिर वहाँ से अपनी पढ़ाई करने के बाद पीएचडी भी की इन्होंने। वहीं पढ़ाई लिखाई करने के बाद वापस भारत आते हैं और भारत आते ही इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन किया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद एट द सेम टाइम सम पीपल, अब ये जैसे कॉलेज में आए तो कॉलेज में इन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास क्वालिफिकेशन बहुत कम है। इनसे कम क्वालिफिकेशन के लोग हैं, इनसे कम उनके पास क्षमता है, फिर भी वो लोग हायर पोस्ट पर बैठे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा सैलरीज ले रहे हैं। तो भाई जब ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में काम कर रहे थे तो इनको ये बहुत बुरा लगा कि यार मतलब इनकी कम क्वालिफिकेशन वाले लोग, कम क्षमता वाले लोग हायर पोस्ट पर बैठे हैं और इनके पास इतना ज़्यादा टैलेंट, इतनी ज़्यादा डिग्री, फिर भी लोअर पोस्ट पे और कम सैलरी मिल रही है, बाकी लोग ज़्यादा सैलरी उठा रहे हैं। तो ये चीज़ इनको बहुत बेकार लगी तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, प्रफुल्ल चंद्र रे ने इसके बारे में डिसाइड किया कि मैं इसकी कंप्लेन करूँगा। तो ये जाते हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि एक ब्रिटिश था। कैसा डायरेक्टर था? अंग्रेज था। तो उस अंग्रेज के पास जाते हैं कि सर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो मतलब कम क्वालिफिकेशन वाले लोग ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे बैठे, ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं और मेरे पास तो ज़्यादा क्वालिटी है, ज़्यादा एजुकेशन है और ज़्यादा पोस्ट होनी चाहिए मेरी। तो उन्होंने इनका मजाक उड़ाया। क्या उड़ाया? मजाक उड़ाया और बोला, इफ़ यू आर सच एबल केमिस्ट देन यू शुड स्टार्ट सम बिजनेस। अगर भैया आप इतने ही महान केमिस्ट हो, इतने ही महान रसायन वैज्ञानिक हो, तो भैया अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। तो ऐसे करके बजाय कुछ अच्छा आंसर देने के इनका मजाक उड़ा दिया। इतनी बढ़िया केमिस्ट हो तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। बस फिर क्या होता है, इसके बाद इनको ये चीज़ चुभ गई और फिर इन्होंने मात्र 800 रुपये की, मीगर का मतलब है मात्र 800 रुपये की कैपिटल से, मतलब 800 रुपये की पूंजी से, 700-800 रुपये की पूंजी से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और क्या स्टार्ट किया? बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स इन 1892 टू प्रोड्यूस एलोपैथिक मेडिसिन। तो मतलब इन्होंने क्या किया, एलोपैथिक दवाई बनाने के लिए बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से 1892 में खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और मात्र कितने रुपए में? 800 रुपये में। कितनी बड़ी बात है। क्या होता है आज की डेट में 800 रुपये? अच्छा, फार्मास्यूटिकल ये तो वर्क्स हो गया। ये मतलब मेडिसिन से रिलेटेड है, जो दवाई वाई बनाते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन आप जानते ही हो, जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एलोपैथिक मेडिसिन बोलते हैं। एक होती हैं आयुर्वेदिक, एक होती हैं होम्योपैथिक और एक होती हैं एलोपैथिक। ठीक है, जैसे आपको फीवर आया तो आपने पैरासीटामोल ले ली, तो पैरासीटामोल कैसी मेडिसिन है? एलोपैथिक मेडिसिन है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। टुडे दैट कंपनी, आज की डेट में ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। बिलियन रुपीज़ की कंपनी बन चुकी है और इसके साथ साथ कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज का भी क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रोल आया है भारत में और भी कई सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में। फिर फाइनली डॉक्टर रे जो हैं, डॉक्टर राय, 19 जून 1944, 83 साल की उम्र में, 83 साल की एज में इनका क्या होता है? देहांत हो जाता है। तो ये है इनका कंट्रीब्यूशन, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रे, जो कि बंगाल से हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो हमारी ऐप आ चुकी है, लकी एजुकेशन ऐप, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 18 साइंस का, इंडियन साइंटिस्ट एंड बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स। इसका लेक्चर नंबर 7 देखेंगे और लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के बारे में। ठीक है, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी जो कि भारत के बहुत ही महान बॉटनिस्ट रहे हैं। क्या रहे हैं? बॉटनिस्ट। और बॉटनिस्ट कौन होते हैं? जो बॉटनी की स्टडी करते हैं। और बॉटनी क्या होती है? बॉटनी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जहाँ पर प्लांट्स के बारे में स्टडी की जाती है। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे, इनकी पूरी बायोग्राफी और इनके अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले एक छोटी सी सूचना है, क्लास 10th आरबीएसई राजस्थान बोर्ड के स्मार्ट कोर्सेज लॉन्च कर दिए हमने, जो कि हमारी लकी एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है और बहुत ही चीप प्राइस पर, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। 6 की 6 सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं और ओनली 2000 रुपये में पूरा की पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। सारे वीडियोज़ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। और तो इसको आप मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड करके
ज्वाइन कर सकते हो। तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है लकी एजुकेशन ऐप, इसको डाउनलोड करके आप कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो, घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हो। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी जी के बारे में। तो ये भारत के फेमस बॉटनिस्ट हैं, ध्यान देना क्या है, फेमस बॉटनिस्ट हैं। और इनका मतलब इन्होंने एक इन्वेंशन किया था एक टेक्निक का, जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया, ये चीज़ टेक्निक इन्होंने इन्वेंट की थी। दूसरी, अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म 9 नवंबर 1904 जयपुर में हुआ, जयपुर राजस्थान में आपको पता है। और इनकी डेथ जो हुई थी 18 मई 1966 दिल्ली में हुई थी। और इनको एक अवार्ड मिला था फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी 1965 इंग्लैंड में। ठीक है, रॉयल सोसाइटी का फेलो बना दिया गया था इनको। और बाकी फील्ड इनका कौन सा है, बॉटनी है, बस इतना ध्यान रखना, ये तो गूगल वाली जानकारी है। एक इनका संबंध बहुत ज़्यादा है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से। किससे संबंध है इनका, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, या ये वर्ड आएगा इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, मतलब प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या है, ये साइंस है एक, किससे संबंधित साइंस है कि ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, कैसे न्यू प्लांट्स बनते हैं, कैसे उनका ओरिजिन होता है, वो पूरी की पूरी जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो यहाँ पर जैसे मान लो कोई नया, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, नीम का प्लांट है, किसका, पहले नीम का अगर प्लांट है या फिर नीम का पेड़ है जो ट्री है, वो कैसे बनता है। सबसे पहले जैसे उसमें जो फ्रूट आता है उसमें एक बीज रहता है, सीड, वो नीचे ज़मीन में जाता है, फिर उसमें से वो जर्मिनेशन होता है, स्प्राउटिंग होती है, फिर उसके बाद वो बड़ा प्लांट बनता है। तो बनना शुरुआत कैसे होती है उसकी, तो मतलब जो न्यू प्लांट डेवलप होते हैं उनका पूरा की पूरा जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में की जाती है। कुछ टर्म्स हैं इनके बारे में आप जान लो। देखो, हमारी जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी में दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो बायोलॉजी होती है उसमें दो चीज़ें पढ़ते हैं, तो जूलॉजी और दूसरी है बॉटनी। जूलॉजी में तो स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं वो जूलॉजी में होती है, और प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, अच्छा एक वर्ड और है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब पक्षियों की जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। वायरोलॉजी, वायरस की जो स्टडी करते हैं उसको वायरोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। और एक है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे लेवल पर, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है। अब शुरुआत करते हैं डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी जी के बारे में, जिनका किताब में जो भी चीज़ दे रखी है वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये इंडिया से थे, और इंडिया में भी कहाँ से थे, जयपुर से। और 9 नवंबर 1904 में इनका जन्म हुआ था। शुरुआत में उन्होंने अपनी जो एजुकेशन की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की थी, और साथ के साथ में उन्होंने टीचिंग का कैरियर स्टार्ट किया था आगरा कॉलेज से। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कई सारी यूनिवर्सिटीज जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, ढाका, ढाका आपको पता है बांग्लादेश में, यहाँ पर इन्होंने पढ़ाया। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बॉटनी के डिपार्टमेंट हेड बन जाते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1948। देखो अब इसमें पूरे में जो डेट आएंगी, डेट का टेंशन मत लेना, डेट कोई नहीं पूछेगा, बस इनके पॉइंट याद रखने हैं आपको। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी, तो इसको समझ लो आप। ठीक है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बन जाते हैं कहाँ पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। फिर इन्होंने स्पेशली जो वर्क किया था वो सबसे ज़्यादा किस पर किया था, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो ध्यान रखना, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में इनका बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी मैंने बताई थी कि कैसे नए प्लांट्स बनते हैं, कैसे उनका इवोल्यूशन होता है, पूरा की पूरा प्रोसेस किस में स्टडी करते हैं, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो इनका जो सबसे ज़्यादा फोकस था किस पे था, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। और ये किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की ही ब्रांच है, बायोलॉजी में भी बॉटनी की। ठीक है, ही डेवलप्ड ए न्यू ब्रांच बाय कंबाइनिंग एम्ब्रियोलॉजी ऑफ विद प्लांट फिजियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को प्लांट फिजियोलॉजी से डेवलप करके उन्होंने एक नई ब्रांच डेवलप कर दी। विद न्यू फाउंड नॉलेज सक्सीडेड इन द ग्रोइंग डिफरेंट प्लूरल पार्ट्स बाय आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन। ठीक है, he was so famous that not only Indians but also students from America, Argentina, Australia used to come to do research work under his guidance। बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, इंडिया के अलावा बाहर से भी, विदेशों से भी, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट आते थे ताकि इनके साथ मिलकर क्या कर सकें, इनकी गाइडेंस में रिसर्च वर्क कर सकें। लगभग 60 स्टूडेंट ने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की इनकी गाइडेंस में, ये चीज़ ध्यान रखना। और द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ध्यान देना, द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ऑनर्ड हिम बाय मेकिंग हिम ए फेलो फॉर हिज वर्क ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ
टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी एंड फॉर हिज रिसर्च ऑन टिश्यू कल्चर। अब देखो इन्होंने क्या किया था, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी को स्टैब्लिश किया था और साथ ही साथ में टिश्यू कल्चर पर इन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था। इसीलिए इंग्लैंड या ब्रिटेन की जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है उन्होंने अपना क्या बना दिया, इनको फेलो बना लिया। ठीक है, ये ऐसे फेलो बना के रिवार्ड दिया, इनको अवार्ड दिया। तो इनका इस सोसाइटी का फेलो बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे फेमस साइंटिस्ट ही इसका क्या बनते हैं, फेलो बनते हैं। और टिश्यू आप जानते हो, द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। कई सारी सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और फिर डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी जी की 18 मई 1966 दिल्ली में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे बहुत ही महान साइंटिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सालिम अली के बारे में जानेंगे। ठीक है, डॉक्टर सालिम अली जिनको वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिनका बहुत ही ज़्यादा लगाव था किससे, पक्षियों से, बर्ड्स से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, इनके बारे में जानेंगे। और मूवी भी आई थी एक, आपने देखी होगी 2.0, उसमें अक्षय कुमार भी किसका रोल करते हैं, पक्षी राजन का रोल करते हैं, जो पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। तो हम पढ़ रहे क्लास 10th की साइंस और चैप्टर नंबर 18 चल रहा है, इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, तो डॉक्टर सालिम अली इनकी शुरुआत करेंगे। इनका जन्म हुआ था मुंबई में और 12 नवंबर 1896 में इनका जन्म हुआ था और 20 जून 1987 मुंबई में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से फेमस कौन है, डॉक्टर सालिम अली। और इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पक्षियों की स्टडी करते हैं, वर्ड्स की जो स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है। इनके नाम पर भारतीय सरकार ने स्टाम्प भी, मतलब जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उन्होंने स्टाम्प भी मतलब जारी करी थी, जहाँ पर डॉक्टर सालिम अली और बगल में क्या दिखा रखे हैं, पक्षी दिखा रखे हैं। तो जो शो करता है कि इनका कितना ज़्यादा लगाव था और कितना ज़्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पक्षियों की स्टडी में। ठीक है, तो इनका जन्म 12 नवंबर 1896 सुलेमानी मुस्लिम फैमिली, बॉम्बे में इनका जन्म होता है। ये भारत के बहुत ही फेमस रिनाउंड ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट है। नेचुरलिस्ट मतलब जिनको नेचर से प्यार हो, और ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब जो पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पक्षियों की बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। और एक नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है कि किस साइंटिस्ट को या किस व्यक्ति को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है डॉक्टर सालिम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है, अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो ऐसे ही डॉक्टर सालिम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है वर्ड्स की स्टडी में, वर्ड्स से रिलेटेड बुक्स लिखने में, और भारत में ऑर्निथोलॉजी जो कि एक ब्रांच है जूलॉजी की, इसको फेमस करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और ये पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने भारत में सबसे पहली बार वर्ड्स का एक सिस्टमेटिक सर्वे अरेंज करवाया था। तो सिस्टमेटिक सर्वे अरेंज कराने वाले वर्ल्ड के पहले, मतलब इंडिया के पहले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर सालिम अली। इससे पहले वर्ड्स पर इतनी ज़्यादा कोई स्पेशल सर्वे नहीं हुआ था और ना ही इस ब्रांच को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। कौन सी ब्रांच को, ऑर्निथोलॉजी। ये एक ब्रांच है किसकी, जूलॉजी की, डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ऑर्निथोलॉजी किसकी ब्रांच है, जूलॉजी की, जिसमें किसकी स्टडी करते हैं, वर्ड्स की स्टडी करते हैं। आपको पता होगा बायोलॉजी की 2 ब्रांचेज होती हैं, एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं और बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो जूलॉजी के अंदर ही एक और ब्रांच है ऑर्निथोलॉजी, जहाँ पर स्टडी की जाती है वर्ड्स की। ठीक है, अच्छा, इनकी जो बुक हैं, ध्यान देना, डॉक्टर सालिम अली ने जो बुक लिखी हैं, इनसे हमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलती है। किसके बारे में, वर्ड्स के बारे में। अगर आपको वर्ड्स के बारे में जानकारी लेनी है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, तो डॉक्टर सालिम अली द्वारा जो लिखित बुक्स हैं उनको आप पढ़ो, बहुत ही ज़बरदस्त आपको जानकारी मिलेगी। और इनके इसी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार ने इनको भारत का 2nd नंबर का जो अवार्ड है, पहले नंबर पर तो आपको पता है भारत में सबसे श्रेष्ठ अवार्ड कौन सा है, वो है आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। भारत रत्न नंबर 1 का अवार्ड है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण। तो इनको भारत का 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 1976 में पद्म विभूषण मिला था भारतीय सरकार के द्वारा डॉक्टर सालिम अली। अवार्ड्स के बारे में थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा में अगर आपको जानकारी दूं, तो इंडिया के जो सिविलियन अवार्ड हैं, नागरिक जो सम्मान मिलता है नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को जो सम्मान मिलता है, उसमें नंबर 1 पर रहा था भारत रत्न, भारत रत्न। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे पे आता है पद्म भूषण और चौथे पे आता है पद्मश्री। तो यहाँ पर दिखा भी रखा मैंने, पद्म विभूषण 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण
थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और पद्म श्री ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और पहले नंबर पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये फिर क्या होते हैं, कुछ समय बाद ये मेंबर बन जाते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन 1947। ध्यान देना, 1947 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी, उसके मेंबर बन जाते हैं, और अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए, अपने प्रभाव को यूज करते हुए इन्होंने गवर्नमेंट से सहायता मांगी, एड मांगी। किसके लिए? इस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और सोसाइटी के लिए हेल्प मांगी, एड मांगी। ठीक है, एड का मतलब होता है सहायता मांगी थी। और ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसको केवलादेव नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ध्यान देना, राजस्थान में एक शहर है भरतपुर, और भरतपुर में एक बर्ड सेंचुरी है जिसको बोलते हैं केवलादेव बर्ड सेंचुरी। तो इसके फॉर्मेशन में, इसके एस्टेब्लिशमेंट में डॉक्टर सालिम अली का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे, साइबेरियन क्रेन, और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। ध्यान देना, माइग्रेटरी बर्ड्स दूसरे देशों से, जैसे साइबेरिया आपको पता है कहाँ पे, रूस में, तो रूस से यहाँ पे पक्षी उड़ उड़ के आते हैं। बहुत सारे देशों को मतलब यहाँ पे पक्षी देखने को मिलेंगे, आपको कई टाइप्स के पक्षी देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट भी घूमने आते हैं। कहाँ पर? भरतपुर में जो बर्ड सेंचुरी है। ध्यान देना, तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो भरतपुर में बर्ड सेंचुरी है, इसको इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा योगदान था किसका? डॉक्टर सालिम अली का। तो यहाँ पर एक सेंटर भी बना रखा है, डॉक्टर सालिम अली टूरिज्म इंटरप्रिटेशन सेंटर। ठीक है, ये भी कहाँ का है? बर्ड सेंचुरी का है। बहुत शानदार जगह है, घूम के आना, मैं भी घूम के आया हूँ। He also made great efforts to stop construction of the dam project which was थ्रेट टू दी साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ध्यान देना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये केरल में है। तो यहाँ पर एक डैम बनाया जा रहा था, तो उस डैम के काम को रुकवाने के लिए डॉक्टर सालिम अली ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, क्योंकि अगर डैम बनता है तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे पेड़ काटे जाते, और जब पेड़ काटे जाते तो आपको पता है पक्षियों का जो घर है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पक्षियों का जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पक्षी कहाँ पर रहते हैं? पेड़ों पर रहते हैं। जब पेड़ ही कट जाएंगे तो उनका रहने का ठिकाना नहीं रहेगा, तो हो सकता है वो इधर उधर भटक के अपनी जान भी दे दे। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में यहाँ इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे WS मिलार्ड। तो इनकी गाइडेंस में इन्होंने, डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों पर बहुत ज़्यादा सीरियस रूप से मतलब क्या की, स्टडी की, और पक्षियों के बारे में नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब पक्षियों में इंटरेस्ट इनका कैसे जगा, तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी है। क्या कहानी है? तो एक बार ये अपनी टॉय गन से खेल लेते हैं, और टॉय गन से इन्होंने क्या किया, एक पक्षी को मार दिया, स्पैरो को मार दिया, जिसका कलर स्ट्रेंज था, इनको पता नहीं था। तो उसकी एक्सीडेंटली इनसे क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। फिर डॉक्टर सालिम अली उस पक्षी को लेकर जाते हैं मिलार्ड के पास। मिलार्ड कौन थे? ये हैं सेक्रेटरी। किसके सेक्रेटरी? ये हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं WS मिलार्ड। तो जैसे ही ये पक्षी को मारते हैं, स्पैरो को, मतलब गलती से मर जाता है, तो उसको कहाँ लेके जाते हैं? मिलार्ड के पास लेके जाते हैं। मिलार्ड ने बताया ये तो येलो नेक, कैसा है? येलो नेक स्पैरो है, जिसका गला कैसा है? येलो है। और उन्होंने WS मिलार्ड ने उनको वहाँ पर और भी कई सारे पक्षियों को वहाँ पर दिखाया, जो मतलब रखे हुए थे वहाँ पर, स्पेसिमेंस जो उनके रखे हुए थे। और साथ के साथ में ध्यान रखना, मिलार्ड ने उनको बहुत सारी बुक्स दी जो किससे संबंधित थी? पक्षियों से संबंधित थी, ताकि पक्षियों के बारे में जान सकें। ठीक है, उनमें से एक फेमस बुक थी द कॉमन वर्ड्स ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे के कॉमन वर्ड्स। तो फिर इसके बाद यहीं से ध्यान रखना, तो द कॉमन वर्ड्स ऑफ बॉम्बे वाज वन ऑफ दोज बुक्स। तो जो मिलार्ड ने बुक दी थी उनमें से एक बुक थी कॉमन वर्ड्स ऑफ बॉम्बे, मुंबई की जो जितने कॉमन वर्ड्स थे उनके बारे में। अब डॉक्टर सलीम अली ने अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखी थी। और ये पूछा भी जा सकता है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है द फॉल ऑफ स्पैरो, स्पैरो का गिरना। यहाँ से इनकी लाइफ में क्या आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है, और यहाँ से इनका जो ऑर्निथोलॉजी की तरफ जो इंटरेस्ट था वो यहाँ से डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, मैंने बता ही दिया कहानी। ठीक है, तो इनका मानना था द डेथ ऑफ स्पैरो मोटिवेटेड हिम टू परस्यू ऑर्निथोलॉजी। इनका क्या मानना था कि जो स्पैरो की जो डेथ हो गई थी इनसे एक्सीडेंटली, उसकी वजह से क्या हुआ, इनका इंटरेस्ट जागता है किसमें, ऑर्निथोलॉजी की स्टडी करने में। ठीक है, सलीम अली गॉट हिज इनिशियल एजुकेशन फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे। सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे से इनकी मतलब शुरुआती शिक्षा होती है। फिर एक गाइड की तरह जॉब करते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में, मात्र 350 रुपये पर मंथ के हिसाब से मतलब ये जॉब स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर ये हायर स्टडीज करते हैं। शुरुआत में सेंट जेवियर कॉलेज से क्या किया इन्होंने, अपनी एजुकेशन की स्टार्टिंग, फिर बाकी आगे डिग्री कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने एक गाइड की तरह काम करना स्टार्ट किया। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम 3.5 रुपये ऑफ 350 रुपीज़।
उसके बाद फिर इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन करना स्टार्ट किया। फिर इनको कुछ अवार्ड्स भी दिए गए, कुछ उपाधि भी दी गई थी, कुछ सम्मान दिया गया था। तो क्या क्या सम्मान दिए गए थे वो और देख लेते हैं। ही वॉज कन्फर्ड विद द ऑनरेरी डॉक्टरेट बाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा भी दी गई और आंध्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा भी दी गई। कब कब दी गई? 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा, 1973 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा और 1978 में आंध्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा। फिर इनकी एक बीमारी हो गई थी, बहुत भयानक प्रोस्टेट कैंसर बीमारी थी। प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी की वजह से ये लड़ते लड़ते अपनी लास्ट सांस इन्होंने ली 1987 में एट द एज ऑफ 91 की एज में इनका क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। और इंडियन गवर्नमेंट ने एक डॉक्टर सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री ओपन किया। कहाँ पर? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इनकी मतलब मेमोरी में या इनकी याद में या इनको मतलब सम्मान देने के लिए भारतीय सरकार ने क्या इस्टेब्लिश किया? डॉक्टर सलीम अली फॉर सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बटूर में। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है आपको। हमारी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेस हमने लॉन्च कर रखे हैं, उनको आप देख सकते हो। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 10th RBSE के स्मार्ट कोर्सेस हमने लॉन्च कर दिए हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियोज, नोट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मात्र 2000 रुपये में कंप्लीट कोर्स है क्लास 10th RBSE का। तो इसको आप देख सकते हो, डेमो वीडियोज़ भी देख सकते हो अपनी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और वहाँ से आप इनको परचेज भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, चैप्टर नंबर 18 चल रहा है, इंडियन साइंटिस्ट एंड बायोग्राफी और अचीवमेंट्स। मतलब इंडियन साइंटिस्ट की बायोग्राफी देख रहे हैं और उनके अचीवमेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो आज तो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और आई एम श्योर नॉट ओनली माइन, आप सबके भी फेवरेट होंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, जो आज की डेट में हमारे बीच में नहीं है, और बट बहुत ही महान है, सबके फेवरेट, और युवाओं के स्पेशली सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं, क्योंकि आप इनसे जितना ज़्यादा सीख सकते हो आई एम श्योर और किसी से नहीं सीख सकते कि कैसी कैसी सिचुएशंस में इन्होंने अपने आप को बहुत ऊपर लेके गए। शुरुआत में अखबार बेचते थे, न्यूज़पेपर बेच के अपना काम चलाते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, और वही व्यक्ति क्या बन गया? एक दिन साइंटिस्ट बनता है। पहले DRDO में जाते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो मिसाइल बनाते हैं। फिर इसरो में जाते हैं और फिर बनते हैं भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। 2002 से 2007 के बीच में भारत के प्रेसिडेंट भी रहते हैं। तो सोचो कहाँ से जर्नी स्टार्ट की, न्यूज़पेपर से लेकर प्रेसिडेंट बनने तक, साइंटिस्ट। मतलब बहुत ही गजब की लाइफ रही है, बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड अपने काम के लिए। काम पर मतलब बहुत ही ज़्यादा फोकस रहता था। बाकी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ऐसे इनकी मतलब विचारधारा थी। तो इनके बारे में जानेंगे। और ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारत में आज की डेट में बहुत प्रकार की मिसाइलें हैं। तो मिसाइलों की नींव रखने वाले, मिसाइलों का डेवलपमेंट करने वाले, या मिसाइल के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, इसीलिए इनको कहा जाता है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, अच्छा, तो अब देखते हैं कि बुक में जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो इनका जो जन्म हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु जो राज्य है हमारा भारत का, साउथ इंडिया में, ये साउथ इंडिया है, यहाँ पे जो राज्य है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में एक जगह है रामेश्वरम, और रामेश्वरम में एक जगह है धनुषकोडी। तो धनुषकोडी नाम की जगह पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था जैनुलाब्दीन और इनकी माताजी का नाम था आशियम्मा। ठीक है, जैसे ही मतलब इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन फिनिश की, तो इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन रामेश्वरम से फिनिश की थी। उसके बाद एक नियर बाई एक टाउन था, उसका नाम था रामानाथपुरम, यहाँ पर ये जाते हैं और यहाँ पर एक स्कूल में जाते हैं जिसका नाम है स्वार्ज हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, और यहाँ पर ये एक टीचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इयादुरई सोलोमन।
किससे प्रभावित होते हैं? इयादुरई सोलोमन इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होते हैं? हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। और ये हमेशा इनकी टीन टीचिंग थी। इनके अनुसार सोलोमन जी के अनुसार जो इनके टीचर थे, इनके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ध्यान देना आप भी इनको मतलब अपना सकते हो, अगर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए 3 चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर 1 विल पावर। विल पावर का मतलब है कुछ करने की शक्ति। विल पावर मतलब आपका दृढ़ निश्चय, ठीक है। तो विल पावर होनी चाहिए, कुछ करने का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। जैसे आपको सपोज आप 10th क्लास में, तो आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए कि नहीं यार मुझे तो 10th में 90+ क्रॉस करनी है, या मुझे और भी अच्छी विल पावर की बात करें तो नहीं मुझे तो राजस्थान टॉपर बनना है, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रांग डिजायर होनी चाहिए, विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि यस, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रांग विल पावर होगी उसी हिसाब से आप क्या करते हो, काम करते हो। अगर आपकी विल पावर कमजोर है तो आप काम ही नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। आप सोचोगे नहीं मुझे टॉपर बनना है तो आप क्यों पढ़ोगे। और जब आपको सोच लिया, एक बार विल पावर आपने सोच ली कि नहीं मुझे तो टॉपर बनना है, तो ऑटोमेटिकली आपका मन कहेगा कि बेटा बिना पढ़े टॉपर नहीं बनोगे, तो आपको मेहनत करोगे, सिंपल सी बात है। तो पहली टीचिंग क्या थी सोलोमन जी की कि भैया विल पावर कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए। दूसरा फेथ, अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि चीज़ें क्या है तुरंत नहीं मिलती हैं। आपने विल पावर सोच लिया कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है लाइफ में, तो भाई पेशेंस रखो, फेथ रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। कई बार क्या फेलियर भी आती है, तो फेलियर आएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं, यू कैन डू, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको अपने ऊपर क्या रखना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा। एंड होप, आपको हमेशा आशावादी रहना पड़ेगा, निराशावादी नहीं। कुछ भी हो जाए फिर भी आपको क्या देखना है, एक आशा की किरण देखनी है, नहीं यार चलो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। या स्कूल में भी आपके नंबर कम आ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम चलो ठीक है, आशावादी बने रहो कि हाँ अब मैं अगली बार और अच्छी तरह से ट्राई करूँगा। ये नहीं कि मेरे नंबर आ गए तो फिर अब बेकार है, मेरी लाइफ ही खराब है। तो 3 चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, टीन टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सोलोमन जी की। एक तो विल पावर होनी चाहिए, ठीक है, कुछ करने की मतलब शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर सोचने की शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। और दूसरा फेथ होना चाहिए अपने ऊपर, और होप होनी चाहिए। तो ये चीज़ इनको हमेशा फॉलो करते थे कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। और कहाँ से मिली है टीचिंग, ये इनको इनके स्कूल टीचर सोलोमन से मतलब मिली थी। ही गॉट एंट्री इन मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 1954। 1954 में इनको मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है, और यहाँ पर ये पढ़ते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मतलब ये जो अपने एरोप्लेन्स होते हैं इससे संबंधित क्या होती है, स्टडी होती है। 1958 में इनको सीनियर साइंटिस्ट अपॉइंट कर दिया जाता है DRDO में। कहाँ पे, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर साइंटिस्ट बना दिया था। सोचो कितनी ज़्यादा इनके पास क्या थी, मतलब टैलेंट था। और किस पर काम कर रहे थे, हावरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, इस पर काम कर रहे थे, ठीक है। इसके लिए इनको क्या बना दिया था, सीनियर साइंटिस्ट। 1962 में प्रोफेसर MG मेनन, 1962 में प्रोफेसर MG मेनन जो हैं ये इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इनके डेडिकेशन मतलब किसी चीज़ के प्रति समर्पण, इतना ज़्यादा समर्पण होकर काम करते थे कि पहले काम बाकी सब काम बाद में, पहले अपना जो मेन गोल है वो पूरा करो, बाकी चीज़ें साइड में। तो प्रोफेसर MG मेनन के हार्डवर्क और डेडिकेशन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और इनको ले जाते हैं फिर इसरो में, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर इनको ले जाते हैं, ठीक है। कलाम गोट ट्रेनिंग इन रॉकेट प्रोपल्सन फ्रॉम नासा। नासा आपको पता है स्पेस एजेंसी अमेरिका की। तो अमेरिका में मतलब इनको क्या मिलती है, रॉकेट प्रोपल्सन की टेक्नोलॉजी मिलती है कि कैसे जो रॉकेट्स होते हैं अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स को ले जाते हैं वो उनके प्रोपल्सन से संबंधित टेक्नोलॉजी की इनको ट्रेनिंग मिलती है। और सक्सेसफुली लॉन्च्ड नाइक अपाची जो कि यूएस में बना हुआ था, ध्यान देना, नाइक अपाची पहला भारत का एक रॉकेट है जो कहाँ पर बना था, यूएस मेड था। इसको ये सक्सेसफुली लॉन्च करवाते हैं, और ये कब लॉन्च हुआ था, 1963 में, ठीक है। इंडिया लॉन्च फर्स्ट इंडिजिनियस रॉकेट रोहिणी 75 इन 1967। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने कुछ पॉइंट ऐड कर दिया है। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है। भारत ने अपना खुद का इंडिजिनियस का मतलब स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम था रोहिणी 75 1967 में। मगर भारत ने अपना पहला रॉकेट, ध्यान देना यहाँ पर पहला स्वदेशी, मगर यहाँ पे पहला रॉकेट जो था ये नाइक अपाची, ये यूएस मेड था। कहाँ का था, यूएस मेड था। इसको भारत ने 1963 में लॉन्च किया था। और पहला जो रॉकेट था इंडिजिनियस स्वदेशी भारत में निर्मित वो था रोहिणी 75। उसको कब किया था, 1967 में।
फिर इनको इंचार्ज बनाया गया था किसका, एसएलवी प्रोजेक्ट है। एसएलवी की फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपने ये देखे होंगे ना, ऐसे इसरो का जब मतलब लॉन्च होता है तो ऐसे मतलब मैं और दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो व्हीकल होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सब में एसएलवी लग रहा है, लास्ट में देख लो सब में एसएलवी लग रहा है, तो एसएलवी का मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इनमें ऊपर की तरफ पेलोड होता है जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, और ये नीचे से रॉकेट की तरह उड़ते हैं और फिर अलग अलग होते चले आते हैं। आप इसरो का लॉन्च देखना एक बार, यहाँ पर सैटेलाइट रहता है। तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल चाहिए उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या इसको देसी भाषा में रॉकेट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो एसएलवी प्रोजेक्ट, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट का इनको इंचार्ज बनाया जाता है, और इन्होंने SLV-3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया, या फिर SLV-3 था वो सक्सेसफुली लॉन्च होता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप में। और SLV-3 जो व्हीकल था या सैटेलाइट था, सॉरी SLV-3 जो व्हीकल था या रॉकेट था, ये ले जाता है किसको, रोहिणी सैटेलाइट। ये है रोहिणी सैटेलाइट, और इस सैटेलाइट को ले जाने वाले लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था, SLV-3। तो ध्यान देना, SLV-3 से क्या जाता है, रोहिणी सैटेलाइट जाता है। यहाँ पर रोहिणी रॉकेट है, ये रोहिणी रॉकेट है, इंडिजिनस रॉकेट रोहिणी 75, ये रोहिणी सैटेलाइट है। ये दोनों में अंतर याद रखना आप, ठीक है। इंडिया में बहुत प्रकार के लॉन्च व्हीकल हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है यहाँ पे आपको ध्यान रखना। हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ASLV है, ठीक है, PSLV है, GSLV है, GSLV भी Mark 1 Mark 2, GSLV में भी एक सबसे ज़्यादा जो बाहुबली रॉकेट है हमारा वो है GSLV Mark 3 MK 3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और हमारा सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट और सबसे ज़्यादा जो हमें पैसा कमा के देता है वो है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सबसे ज़्यादा आपको न्यूज में मिलता है, ठीक है। अच्छा, ही वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत ने एक प्रोग्राम चलाया मिसाइल डेवलपमेंट के लिए, उसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका इंचार्ज बनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, विच इनेबल्ड इंडिया टू सक्सेसफुली टेस्ट फायर वेरियस मिसाइल्स। तो ध्यान देना, यहाँ से शुरुआत होती है इंडिया में मिसाइल्स की जर्नी की। तो इंडिया ने एक के बाद एक कई सारी मिसाइल्स को बनाया। तो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था, इसके अंदर कई सारी मिसाइल्स को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ठीक है। और इसके बाद इंडिया मतलब एक अलग ही मतलब छवि बन गई पूरे विश्व में। अच्छा, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर टेस्ट की। तो ध्यान देना, न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे इंडिया में 2 बार। एक तो हुआ था 1974 में, दूसरा हुआ था 1998 में, ठीक है। एक 1974 में और एक 1998 में। तो पहले जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसके समय ये प्रेजेंट थे, दूसरे में ये मतलब कोऑर्डिनेटर रहते हैं। और सेकंड वाला जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। और ये हैं हमारे APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है। तो ही वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो ध्यान देना, पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, 1974 में। कहाँ पर, पोखरण, राजस्थान में जगह है पोखरण, जैसलमेर के पास, यहाँ पे इनका टेस्ट हुआ था, पहला न्यूक्लियर टेस्ट है। फिर ये सेकंड जो पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसमें चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे 1998 में। इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मिसाइल डेवलपमेंट में, इसलिए इनको बोला जाता है मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया। क्या बोला जाता है, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है। 2002 से 2007 के बीच में भारत के प्रेसिडेंट भी रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा चहेते राष्ट्रपति थे। और इनको ये अवार्ड मिल चुके हैं, ध्यान रखना, भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भारत रत्न इनको मिल चुका है। सेकंड नंबर का अवार्ड पद्म विभूषण ये भी इनको मिल चुका है, पद्म भूषण ये भी मिल चुका है। तो ध्यान देना, इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग का अवार्ड होता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, चौथे नंबर पर पद्म श्री। तो ये 3 हाईएस्ट रैंकिंग के अवार्ड हैं, तीनों के तीनों किसको मिल चुके हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिल चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इनको सम्मानित किया इन अवार्ड से, ठीक है। और फाइनली 27 जुलाई 2015 में हार्ट अटैक आने की वजह से IIM शिलोंग, एक मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है IIM शिलोंग, शिलोंग मतलब मेघालय, और यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है, हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे भारत के बहुत ही अनमोल रत्न इनको हम खो देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मतलब शानदार पर्सनैलिटी हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग इनकी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखें, और आप भी कलाम बनने की कोशिश करें। क्या बनने की कोशिश करें, ताकि मतलब एग्जैक्ट नहीं तो मतलब कहीं ना कहीं तो इनके आसपास पहुँच सकें, सो दैट आप भी अपने देश के लिए क्या दे सकें, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें, कुछ ना कुछ योगदान दे सकें। तो हमारी ऐप आ चुकी है प्ले स्टोर पर, जिसका नाम है लकी एजुकेशन। इसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, और यहाँ पे बहुत सारे वेरियस स्मार्ट कोर्सेस हैं
हैं, घर बैठे अपनी पढ़ाई करो। साथ के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे बहुत सारे स्मार्ट कोर्सेस हैं। क्लास 10th आरबीएसई इंग्लिश मीडियम के लिए 6 की 6 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। मात्र 2000 रुपये में आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी। तो डेमो वीडियोज आप चेक कर सकते हो ऐप पर जाकर। तो बस आज के लिए इतना ही, और इतना ही क्या, अपना चैप्टर पूरा क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो ये साइंटिस्ट वाला चैप्टर है पूरा फिनिश हो जाता है। बाकी बहुत सारे चैप्टर हमने करा दिए और जो भी रिमेनिंग है वो भी फिर धीरे 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 उनको भी करा दिया जाएगा। तो तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।